तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर अपना फैसला ले लिया है। सरकार अब जातिगत जनगणना कराने जा रही है। ये ऐलान भी हो चुका है। मोदी सरकार ने ऐलान किया और बस फिर क्या, फड़कते तीर की तरह विपक्ष के नेता राहुल गांधी बाहर आ गए और दुनिया को बताने लगे कि नरेंद्र मोदी मुझसे हार गए। राहुल ही नहीं, मोदी सरकार के इस फैसले का तकरीबन सभी विपक्षी दलों ने स्वागत किया, लेकिन इसका क्रेडिट या यूं कहें कि इसकी होड़ लेने के लिए सब आगे और आतुर दिखाई दे। विपक्षी नेताओं में केंद्र सरकार के इस फैसले की ऐसी होड़ लगी है कि हर कोई ये चाहता है कि वो इसे अपना क्रेडिट ले सके। इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे थे, ऐसा हर कोई कह रहा है, लेकिन शायद असलियत से सब पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के इस फैसले ने एक बार फिर राहुल भैया को गच्चा दे दिया। सही सुना दोस्तों, राहुल गांधी को गच्चा दे दिया और ऑफ द कैमरा वो अपना माथा ही पीट रहे होंगे। कुछ यही हाल तेजस्वी और अखिलेश का भी होगा, क्योंकि भले ही सियासी सूरमा इसे मोदी सरकार का यू टर्न कहें, लेकिन मोदी जी ने पूरी विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से चारों खाने चित कर दिया है, या यूं कहें कि उनके मुंह का निवाला एक बार फिर से छिन गया है। यहां सभी सूरमा को मैं याद दिला दूं, सियासी सूरमा को, कि यूटर्न तो सियासत में कोई नई बात नहीं। ये चिल्लाने से मोदी जी को इंच भर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यूटर्न वाले हमाम में सभी। आगे आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। राजनीति या सियासत में यूटर्न सभी लेते रहते हैं और सभी लेते भी। चलिए, राहुल भैया का गच्चा ऐसे समझ लीजिए कि अब बिहार और यूपी में उनका कोई गठबंधन इसे आधार बनाकर जनता के बीच नहीं जा सकता। वहीं बात करें अगर इस मुद्दे की असलियत की, तो एक एक करके आपको इसके इतिहास से भी रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि जो लोग आज जातिगत जनगणना के इस अहम मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर, या ये कहें कि सीधे नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो 2011 में ही हो जाती अगर मनमोहन सरकार बीजेपी की बात मान लेती। सही सुना आपने, बीजेपी ने 2011 में इसके लिए बात रखी, लेकिन तब तो राहुल भैया का अता पता ही नहीं था। वो गायब थे और उन्हें इससे कुछ लेना देना भी नहीं था। तब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद, मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम ने बड़ी बड़ी बातें कही, बड़ी बड़ी दलीलें दी थी कि जातिगत जनगणना संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई कुछ भी बता दे, कुछ भी बता सकता है। जनसंख्या कर्मचारियों को इस बात का अधिकार नहीं कि वो जाति प्रमाण पत्र देखें या उसकी चेकिंग करें, उसे मांग सकें। तो आखिर कांग्रेस उस वक्त क्या चाहती थी? वो तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि वो किस जाति का है। ऐसे तमाम तर्क इन लोगों के द्वारा दिए गए थे। उस समय को पता नहीं क्या हो गया था। उस वक्त संसद में बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण सिंह ने आधे आधे घंटे तक राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरा था और राहुल गांधी चुपचाप सुन रहे थे, जो अब बाहर निकलकर जोर शोर से चिल्ला रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी जीत हो गई। भैया कैसी जीत हो गई? आपके हाथ से बिहार भी जाने वाला है और अब यूपी भी। क्या मुंह लेकर जाएंगे वहां? जानकार बताते हैं कि कांग्रेस तब इस नशे में थी कि उत्तर भारत का 20% मुसलमान, जो कि अहम वोटर है, उसके साथ में आ गया है। अब उसे ओबीसी क्यों चाहिए? उसने जामिया यूनिवर्सिटी मुसलमानों को सौंप दी, एएमयू मुसलमानों को सौंप दी, वहां एससी एसटी कोटा खत्म कर दिया। उसका मकसद अभी तक कोई नहीं बताएगा, ना कोई बात समझने की कोशिश कर रहा है। समय था जब कांग्रेस ने लालू यादव समेत तमाम ओबीसी मंत्रियों को कैबिनेट से निकालकर फेंक दिया था। अब राहुल गांधी तेजस्वी के सामने किस मुंह से उनके साथ जाएंगे? फिर जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी की प्रचंड रूप से जीत हुई, एक तरफ से ओबीसी वर्ग के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने और कांग्रेस केवल 45 सीटों पर सिमट गई। तो सच्चाई यह है कि जब, यानी कि तब की बात कर रहा हूं, बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग की थी, जब केंद्र में समाजवादी पार्टी, राजद, कांग्रेस सत्ता में भागीदार थे। तब इन सभी पार्टियों ने जातिगत जनगणना की मांग को ठुकरा दिया था। क्यों? कोई नहीं बताएगा, ना इस बात का कोई जिक्र करेगा, बाकी गड़े मोड़ उखाड़े जाएंगे। तो बात सिर्फ इतनी कि मोदी जी ने फिर राहुल भैया को गच्चा दे दिया, क्योंकि साल 2011 की जातिगत जनगणना गिनती होती, लेकिन इससे संबंधित आंकड़े सामने नहीं आ सके। हुई थी, आंकड़े सामने नहीं आए।
2013 तक जनगणना के आंकड़ों को जहां अंतिम रूप दिया ही नहीं जा सका था, वहीं 2014 के आम चुनाव के में कांग्रेस और उसकी क्या हाल हुई सबने देखा। यूपीए को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मोदी जी का जो मैजिक चला वो आप सब देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं कैसे मोदी जी विपक्ष पर उनके ही तीर इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक की बात बहुत हुई, वो तो इसके माहिर ही हैं, लेकिन अब बात देश के उन कड़क लड़कों की कर देते हैं जो इस मुद्दे को फिर से एक बार सामने लेकर आए और अब क्रेडिट लेने की होड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यानी कि लालू के लाल तेजस्वी। इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी समाजवादी पार्टियों से उनका पुराना एजेंडा और विरासत छीनने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं लालू यादव के 90 के दशक में पिछड़ों की जो राजनीति किया करते थे, उसका क्या होगा? उसकी शुरुआत भी उन्होंने की थी और करीब 15 सालों तक वो सत्ता पर काबिज रहे, उनका ही कब्जा रहा। बाद में नीतीश ने अति पिछड़ों और अति दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाया, वो आगे बढ़ाकर ले गए और देख रहे हैं कि वो भी एक तरफ से 15 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या अब वही राजनीति राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर राहुल गांधी की कोशिश करते हैं तो तेजस्वी और अखिलेश का क्या होगा? ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है? तो सीधी सी बात है, हमारे अखिलेश भैया और लालू के लाल तेजस्वी यादव का, क्योंकि राहुल उनके बाप दादाओं की विरासत को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि कोशिश ही नहीं, लगभग छीन लिया। क्योंकि जातिगत जनगणना के पेड़ का जो बीजारोपण था वो समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। जी, समाजवादी पुरोधा संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60 नारा उन्होंने दिया था। इसका मतलब था कि सैकड़े में 60 यानी आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को 60% आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि 50% के आगे जो अभी है। ये नारा समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने दिया था। लोहिया का जो है वो दूसरा नारा भी था, जिसकी जितनी संख्या उसको इतना हिस्सा। राहुल इन नारों को लगातार दोहरा रहे हैं। 1980 के दशक में काशीराम ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा भी बड़ा पॉपुलर हुआ। मायावती ने इसे बनाया, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम पर लड़ाई लड़ी। मायावती ने भी यूपी में कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला, ये हम सब जानते हैं। वो खूब लड़ाई लड़ते हुए एक दलितों के मसीहा के रूप में उठी थी इसी नारे के साथ। तो दोस्तों, शॉर्टकट में अगर समझा जाए कि इस बार भी अब प्रतिपक्ष विपक्ष के पास कम से कम इस मसले पर बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं बचने वाला, जबकि अभी तक ये फैसला जो है 2030 की जनगणना के लिए किया गया है। मतलब आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि आज फैसला लिया और कल जातिगत जनगणना के लिए लोग बाहर आएंगे, होगी और कल पता चल जाएगा। भ्रम हटा दीजिए, तब इसे शामिल किया जाएगा। तब तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर पर बिहार इसी साल, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने। चुनाव में प्रचार का एक बड़ा मसला बन सकता है। यहां भी अहम है कि बिहार उन राज्यों में है जहां राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना करा भी ली थी। नीतीश करा चुके थे, आपको बताया, उस समय वो साथ में नहीं थे, कोई बात नहीं। केंद्र सरकार ने इस बार फैसला लेते हुए ये भी कहा कि कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर जनगणना करा के इस बारे में अनिश्चितता का जो है वो माहौल बना रही है। लिहाजा केंद्रीय स्तर पर, मतलब कि सेंट्रल लेवल पर मोदी जी अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं, सब कुछ पारदर्शी तरीके से ये होना भी चाहिए। बाकी इस देहाती की सभी देशवासियों से केवल यही अपील है, इन सियासी पैंतरों को समझें, बांटने वाले नेताओं को और उनकी शक्ल को उनके आईने में दिखाने और साइड कर दें, क्योंकि तकदीर तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए दोस्तों। मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।